Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and I am once again back to give you another informative and interesting lecture today about related to your course of course, and that is Gauss's law. Gauss's law is basically about electric charges and fields. So let's see what we have to study today. हिस्ट्री और बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी कहा था कि सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हिस्ट्री और बैकग्राउंड में जो है वो क्या चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि कैरल फ्रेडरिच गाज, इसका फुल नेम था गाज, और 1777 to 1855 जो है ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। इन फिजिक्स गाजेस लॉ आल्सो नोन एज गाजेस फ्लक्स थ्योरम। फिजिक्स में हम गाजेस लॉ को गाजेस फ्लक्स थ्योरम भी कहते हैं, एंड इट इज़ अ लॉ रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द resulting electric field. The surface under consideration may be a closed one enclosing a volume such as a spherical surface. यानी ज़्यादातर हम क्लोज सर्फेस, ज़्यादातर क्या बेसिकली हम क्लोज सर्फेसेस इसमें कंसीडर करते हैं और ज़्यादातर हम उसमें स्फेरिकल सर्फेस को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन स्फेरिकल सर्फेस ना भी हो तो फॉर एनी शेप ऑफ द सर्फेस, यानी किसी भी शेप की आप वॉल्यूम ले सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी गाजियन सर्फेस, एक इमेजिनरी सर्फेस कंसीडर करके, एज्यूम करके आप उससे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप उसका फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका चार्ज कैलकुलेट जो उसके अंदर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं वो भी हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। द लॉ वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय जोसेफ लुइस लेग्रांज इन 1773। लेग्रांज ने 1773 में सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट किया इस लॉ को, फॉलोड बाय द कैरल फ्रेडरिच गाज इन 1813, और बाद में 1813 में इस साइंटिस्ट ने इसको फॉलो किया। इट इज़ वन ऑफ द मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देर आर द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस जो कि बेसिस है ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो आप हायर स्टडीज़ पे जाके जब आप देखते हैं कि 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, जो हमारे पास बेसिस होती है किसी भी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, और ये उनमें से एक इक्वेशन है। सो गाजेस लॉ कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिराइव द कूलम्स लॉ एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स कि गाजेस लॉ से आप कूलम्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, और वाइस वर्सा मीन्स कि कूलम्स लॉ से भी आप बैक टू गाजेस लॉ जो है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। कूलम्स लॉ से आपने क्या वैसे कैलकुलेट किया था? कूलम्स लॉ से आपने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जिसे कूलम फोर्स भी कहते थे, इसका मतलब है कि आप गाजेस लॉ से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे फ्लक्स जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कूलम्स लॉ की मदद से भी आप अगर फोर्स से आप उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें तो तब भी आप उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बोथ दीज लॉज आर द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ एंड गाजेस लॉ, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, हम एक से दूसरे लॉ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द हिस्ट्री और द बैकग्राउंड। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट और द डेफिनेशन जो कि आपके कोर्स बुक के अंदर है। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है? दिस एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? मैंने आपको पहले बताया, दिस एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की ये वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये हमने पहले कूलम्स लॉ में भी स्टडी की थी। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो किसी चीज़ का तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा, अगर आप अपने फ्लक्स को निकालने के लिए अगर आप 1 over एप्सिलॉन नॉट का जो फैक्टर है उसको टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका गाजेस लॉ है, ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको उस सरफेस की देगा। अच्छा जी, कैसे देगा वो हम देखते हैं in the next slide, and that this is the explanation and derivation of our result। ये हमने कोई भी एनी सरफेस कंसीडर की है जिसकी कोई भी इरेगुलर शेप है, और यू कैन सी कि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn। हम जितने मर्जी चार्जेस इस क्लोज सरफेस के अंदर ले सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर जब मैंने कल आपको दिया था तो मैंने आपको बताया था हमने एक क्लोज सरफेस ली थी, स्फीयर लिया था बेसिकली, और उसमें एक ही चार्ज था उसके सेंटर में। ये उससे डिफरेंट है कैसे कि हमने एक तो इरेगुलर शेप ऑफ द सरफेस ले ली है, और दूसरी हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ चार्जेस विद इन दिस सरफेस ले लिए। तो फिर हम देखते हैं कि गाजेस लॉ जो है वो अब हमारे लिए क्या कर सकता है। सो द total electric flux phi E that should be equal to the flux through each
चार्ज, एक चार्ज की वजह से ड्यू टू ईच चार्ज जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, यानी चार्ज Q1 की वजह से जो फ्लक्स है वो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, चार्ज Q2 की वजह से जो फ्लक्स है वो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, चार्ज Q3 की वजह से जो फ्लक्स है वो Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, अप टू सो ऑन। अगर जो आप nth चार्ज ले लें Qn, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यानी जब आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल दिस सरफेस निकालनी है तो आपने उसके अंदर फ्लक्स थ्रू ईच चार्ज निकालना है। हर चार्ज का जो फ्लक्स है जब आप उसको सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सब में, चूँकि ये एक नंबर है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आप कॉमन ले लें नीचे और मल्टीप्लाई बाय जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड कर लें, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn। तो ये जो जितने भी चार्जेस आपने ऐड किए हैं ये टोटल चार्ज Q बन जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई शुड बी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, वेयर Q जो है वो सम ऑफ ऑल द चार्जेस जो हैं वो इस सरफेस के अंदर Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn है। ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई है कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाज़ेज़ लॉ हम की बात जो कर रहे हैं वो ये है कि हर चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो हर चार्ज का जो अपना अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपने फ्लक्स थ्रू ईच चार्ज का पहले एवेल्यूएट करना है और फिर उन जितने भी चार्जेस हैं उन सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप अगर ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस आएगा। अच्छा जी, अब एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ेज़ लॉ। गाज़ेज़ लॉ की हमने 3 बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो आपके कोर्स में हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। गाज़ेज़ लॉ इज़ अप्लाइड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशंस। आप डिफरेंट चार्जेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, फ्लक्स तो आप ये करता है क्योंकि गाज़ेज़ लॉ है ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट करके दे सकता है आपको। अब वो कैसे कर सकता है? इन ऑल सच केसेस एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसीडर्ड विच पासिस थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी एवेल्यूएटेड। आपने जिस सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर उसके अंदर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है वो बना देंगे। वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं? दिस इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज नोन एज गाजियन सरफेस। उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम गाजियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, इट्स चॉइस इज सच दैट द फ्लक्स थ्रू इट कैन ईजिली बी वैल्यूटेड। और वो आपने किस शेप, आप वो गाजियन सरफेस जो है वो एक स्फीयर भी ले सकते हैं, वो एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, वो एक सिलेंडर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी चॉइस आपने इस तरीके से करनी है कि आप हर कि फ्लक्स जो है उस ऐसी शेप लें कि फ्लक्स उससे इजीली कैलकुलेट जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस इज एवेल्यूएटेड यानी कैलकुलेटेड, यानी आपने नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पहले आप उसका चार्ज कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कंप्यूटेड, और फिर फाइनली आप उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये इलिस्ट्रेट करते हैं द प्रोसीजर बाय कंसीडरिंग सम एग्जांपल्स। ये देखें, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज। सबसे पहला केस आपका है कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर। अब आपको ये पता होगा जितने भी मेटल के बॉल हैं, ये स्फीयर एक ऐसा जैसे एक फुटबॉल है, ये एक बॉल है। अब वो अंदर से खाली है, होलो होता है, आपको पता है बॉल और फुटबॉल अंदर से खाली होते हैं। अब जितना अगर आप ऐसा कि एक मेटालिक बॉल ले लें और सारे का सारा, तो उस जब आप उसको चार्ज करते हैं उस मेटालिक बॉल के, उसके अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर से तो वो होलो है, तो जितना भी चार्ज है वो कहाँ आ जाता है? उसकी बाहर की एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर। ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ आ गया है? उसकी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर। सो व्हाट शुड बी इनसाइड? देयर इज़ नथिंग इनसाइड, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो जब हम इस तरह के होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम एक पहले तो सबसे पहले हमने क्या मेथड पढ़ा? 3 बातें पढ़ी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक इमेजिनरी गाजियन सरफेस। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक इमेजिनरी गाजियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब ये जो गाजियन सरफेस हमने ड्रॉ की है इसका जो रेडियस है वो r प्राइम है, जबकि असल में जो इस मेटालिक बॉल है इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। ठीक है जी। तो ये जो गाजियन सरफेस है ये हमने उसके इनसाइड ड्रॉ किया। r प्राइम शुड बी लेस देन r, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। r प्राइम की वैल्यू जो है वो r से लेस है। क्यों है? क्योंकि हम गाजियन सरफेस उसके बाहर नहीं ले रहे, हम गाजियन सरफेस हम ये देखना चाहते हैं कि इस होलो चार्ज जो होलो स्फीयर है आपका चार्ज स्फीयर, उसके अंदर कितना, अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम उसके बाहर की निकालना नहीं चाहते। बाहर तो जाहिर सी बात है चार्ज है, हम ये देखना चाहते हैं कि जो बाहर उसका चार्ज है क्या उसके अंदर भी कोई चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स मौजूद है या नहीं। ठीक है,
अच्छा जी, अब आप फ्लक्स का फार्मूला लगाएं जो कि गाज़िस लॉ ने आपको दिया है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताएं, हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप कि हमने ले लीजिए गाजियन सरफेस। पहला स्टेप ये था कि फर्स्ट वी हैव टू इमेजिन अ क्लोज्ड गाजियन सरफेस, जहाँ से हमने उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अब वो जब हमने इमेजिन कर ली, सेकंड स्टेप ये था कि अब आपने इसका चार्ज निकालना है। जब हमने ये फार्मूला लगाया तो अब बताएं कितना चार्ज है उसके अंदर। देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द होलो स्फीयर, क्योंकि जितना चार्ज था वो तो बाहर है। उसके अंदर होलो स्फीयर, होलो का मतलब है खाली, वो अंदर से खाली है, उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर कोई चार्ज क्यू आप ज़ीरो कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स फ्लक्स भी क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। और फ्लक्स का भी शुरू में जब हमने डेफिनेशन किया था, अभी कल हमने पढ़ा ये केस कि फ्लक्स का अपना जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये फार्मूला आपने कल पढ़ा। और वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसको आप कहते हैं, एंड ए इज़ द वेक्टर एरिया। जब आप इस ई डॉट ए को खोलेंगे तो ई ए कॉस थीटा आता है ना डॉट प्रोडक्ट को खोल के। अब इधर हमें फिलहाल उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है डॉट को। क्यों? क्योंकि जब कोई दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है तो इट मीन्स कि या तो आइदर द ई इज़ ज़ीरो और द ए इज़ ज़ीरो, ठीक है ना। ऐसे ही होता है जब आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हों और उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो इसमें से ई ज़ीरो है या इसमें से ए ज़ीरो है। तो एरिया कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एरिया कभी भी किसी चीज़ का जो एरिया है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। सो व्हाट शुड बी द ज़ीरो? इट मीन्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आप कह रहे हैं वो है इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं? रिलेट हम क्या कर रहे हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर, यानी होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर कोई चार्ज नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो चार्ज देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। एंड इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो फिर देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपने रिलेट करनी है। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़ीरो है, वो भी नहीं है। सो दिस इज़ द रिजल्ट। थस द इंटीरियर ऑफ द होलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर इज़ अ फील्ड फ्री रीजन। चूँकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, फील्ड फ्री रीजन है। एज अ कॉन्सिक्वेंस, यानी इसके नतीजे में एनी apparatus प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोयर इज़ शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो वो आप उसको कोई भी मेटल की अगर चीज़, कोई भी अपरेटस अगर आप मेटल की चीज़ के अंदर रख देते हैं तो उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जितना चार्ज है वो उसकी शील्ड बन जाएगा। शील्ड का मतलब है क्योंकि सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर होता है ना किसी भी मेटल चीज़ की, तो फिर वो एक शील्ड के तौर पर काम करेगा। तो ये इसका जो हमने रिजल्ट है वो निकाला है। नो द नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर हम लामहदूद, इनफाइनाइट किस चीज़ को कहते हैं? लामहदूद, जिसकी हमें लेंथ पता नहीं है। ऐसी हमने कोई शीट ले ली है बहुत लंबी, इनफाइनाइट, और इस तरह की, और सारे पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ज़्यादातर हम जब भी किसी चीज़ को टेस्ट करना हो तो पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जो है आपको पता है वो आउटवर्ड होती है ना। अच्छा, पहला स्टेप इसके अंदर हमने क्या कंसीडर करना है, जो मैं बार बार कह रही हूँ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर अ गाजियन सरफेस, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है इन दिस केस शीट के लिए हमारे लिए क्या सूटेबल क्लोज सरफेस है? दिस विल बी अ सिलेंडर। ये हमारा एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के आप देखें 3 पार्ट्स आप कर लें। हमें चूँकि फ्लैट सरफेस चाहिए होती है, क्योंकि आपने पहले भी कल भी देखा कि हम एरिया को स्फीयर के अंदर, जब हमने एरिया को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करने का मकसद ही ये था कि हमें उससे एक फ्लैट सरफेस चाहिए थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी ये जो इसका कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, इट विल नॉट प्ले एनी पार्ट फॉर द फ्लक्स। हम सिर्फ फ्लक्स कौन सा कैलकुलेट करेंगे? जो इसकी दोनों साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और एक लेफ्ट साइड और एक इसकी राइट, यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रही हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, यहीं से हम उसका वेक्टर एरिया भी लेंगे। अब मुझे बताएं वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन होगी? कल ये हमने केस पढ़ा था कि अगर आप बुक को, ये शीट ऐसे ही खड़ी है जैसे आपने एक बुक को वर्टिकल रखा है। अब अगर आप किसी चीज़ को वर्टिकल रखते हैं तो क्या होता है, उसका जो यूनिट वेक्टर है एरिया का वो किस तरफ होगा? पैरेलल डायरेक्शन में। अगर बुक वर्टिकल डायरेक्शन में होगी तो उसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो इस साइड पे भी पैरेलल टू ई होगा और इस तरफ भी जो वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल टू
ई ही होगी। यानी अब आपने दोनों साइड से, एक ये वाला एंड, देयर आर द टू एंड्स फॉर द सिलेंड्रिकल सरफेस, एक ये इसका राइट एंड है ये वाला और एक इसका लेफ्ट एंड है, और दोनों एंड्स चूँकि फ्लैट सर्फेसिज हैं, द कर्व विल नॉट प्ले एनी पार्ट फॉर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सो वी हैव टू evaluate द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी इट्स फ्लैट सर्फेसिज एट बोथ द एंड्स, जो दोनों एंड्स के ऊपर ऑफ द सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस की है मौजूद है। ठीक है जी। अब ये दो बन गई, यानी एक ई डॉट ए इस तरफ लगेगा, तो अगर फ्लक्स आपने निकालना चाहती हैं तो एक फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इस साइड के लिए, और एक फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए जो है उसकी लेफ्ट साइड के लिए। क्योंकि ये फ्लक्स का फार्मूला ये मैंने अलग से भी नीचे लिख दिया, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने थोड़े स्टेप्स ये लिखे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कल हमने पढ़ा था, और हमारे इस केस में हेड थीटा शुड बी ज़ीरो। थीटा कैसा है यहाँ पे बिटवीन ई एंड ए, थीटा जो कि एंगल है ई और वेक्टर एरिया का, वो क्या है, इधर इस साइड के लिए भी, राइट साइड के लिए भी थीटा इज ज़ीरो और लेफ्ट साइड के लिए भी थीटा इज़ ज़ीरो। जब दोनों साइड्स के लिए थीटा ज़ीरो है तो हमारे पास कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास राइट साइड से भी फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप थीटा को ज़ीरो डालें तो कॉस ज़ीरो इज़ 1, सो राइट साइड पे जो फ्लक्स है वो भी ई ए के इक्वल आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी ई ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। जब ये दोनों और जब आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इन दोनों साइड्स को आप ऐड कर लेंगे। ये देखें ई ए प्लस ई ए, ये क्या हो जाएगा 2E A, यानी दोनों को आपने दोनों साइड्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जमा कर दिया, तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इस शीट से। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने इस शीट, जब भी आपको इस तरह की शीट लेते हैं या कोई इस तरह की सरफेस लेते हैं जो कि प्लेन सरफेस होती है, तो हम उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, व्हाट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि व्हाट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ बेसिकली, एक तो उसको आपने सिग्मा से डिनोट करना है, सिग्मा SIGMA सिग्मा, और ये सिग्मा इक्वल है चार्ज Q पर यूनिट एरिया A। ठीक है। सो सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सिग्मा की टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस हो और लाइक अ प्लेन, तो फिर हम एक प्लेन सरफेस के लिए जब हम उसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं प्लेन सरफेस की, तो फिर हम उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं कि सिग्मा विच इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से आप उसका चार्ज क्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो एरिया नीचे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके दूसरी तरफ इक्वल्स के सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो चार्ज शुड बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। अब ये जो आप आ जाएं गाज़िस लॉ की तरफ, ये जो डेरिवेशन इन्होंने की हुई है आपकी बुक वालों ने कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ये आपने गाज़िस लॉ की डेफिनेशन है ना कि 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज मैंने अभी आपको बताया किसके बराबर है, सिग्मा इनटू ए। सिग्मा क्या चीज़ है, सरफेस, ये जो हमने कैलकुलेट किया इधर कि सिग्मा इज़ द चार्ज ओवर एरिया, तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो दिस इज़ सिग्मा इनटू ए, और साथ वही टर्म आ रही है 1/ε0 की। एक तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ गया अभी अभी जो आपने गाज़िस लॉ पढ़ा है उससे। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया जो आप मेन डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो है E डॉट ए वाले फार्मूले से, और वो हमने क्या कैलकुलेट पहले ही कर लिया है 2EA। ठीक है। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आपको गाज़िस लॉ से मिल गया, दूसरा इसकी आप वैल्यू डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2 टाइम्स ऑफ EA। ठीक है। एंड देन इट शुड बी 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इनटू ए। यहाँ से एरिया दोनों तरफ से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से E आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ इक्वेशन के आके डिवाइड हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 टाइम्स ऑफ ε0। E ही तो आपने कैलकुलेट करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यही कैलकुलेट करना चाहते थे ना आप। ये अब आपने इसकी स्केलर फॉर्म कैलकुलेट की है। यू कैन राइट द रिजल्ट इन द वेक्टर फॉर्म। आप इसके रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको एक बात शुरू से बताई है कि वेक्टर फॉर्म जब भी लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अगर वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पहले ही, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ तो आप एरो हेड डाल के उसको वेक्टर बना लेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में ना सिग्मा वेक्टर क्वांटिटी है ना ε0 कोई ऐसी क्वांटिटी है, वो तो एक नंबर है, दोनों स्केलर्स हैं। तो फिर राइट हैंड साइड को आप वेक्टर कैसे बनाएंगे,
क्योंकि इधर तो स्केलर्स मौजूद हैं, तो फिर आप उधर एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर आर। जब आप यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए लगाएंगे तो अब आपकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करते हैं। अगर लेफ्ट पे वेक्टर है तो राइट को वेक्टर बनाना होता, अगर तो राइट पे ऑलरेडी कोई ना कोई वेक्टर मौजूद है फिर आपको उसको वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पहले स्केलर्स ही मौजूद हैं तो फिर आप क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर लगा के उसको साथ मल्टीप्लाई करके यूनिट वेक्टर को आप उसको एक वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है जी, वेयर आर वेक्टर आर कैप या आर यूनिट वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। आपको पता है नॉर्मल टू द शीट क्या है, इसमें वही उसका जो यूनिट नॉर्मल है वो क्या है, नॉर्मल टू द शीट। इस हमारे केस में नॉर्मल टू द शीट का मतलब है कि अगर शीट परपेंडिकुलर रखी हुई है तो नॉर्मल टू द शीट शुड बी पैरेलल। ठीक है, तो वो उसकी पैरेलल डायरेक्शन, इसीलिए तो थीटा 0 आया आपका। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये मेरे पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law and that is the electric intensity between two oppositely charged plates। अगर दो oppositely charged plates मौजूद हैं, जैसे लाइक अ कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। अब ये जो इस वक्त इन्होंने ये जो वाली जो डायग्राम है, देयर इज़ नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। हमने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा हुआ, यहाँ पे एयर है बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, आपको ये भी मैंने उस वक्त बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है एंड एंड एट द नेगेटिव, और नेगेटिव पे एंड करती है। नो यू इफ़ यू प्लेस एनी पॉइंट चार्ज, अगर आप कोई भी पॉइंट चार्ज इन प्लेट्स के बीच में रखते हैं देन व्हाट शुड हैपन, तो क्या होगा जी कि दिस पॉइंट, और ये पॉइंट चार्ज है भी कैसा, टेस्ट चार्ज कैसा रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। हमेशा पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड इट विल ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। ठीक है जी, तो ये इसलिए अब उन्होंने कहा कि इस तरह की दो प्लेट्स, अब ये पहले हमने वर्टिकल देखी, नीचे देखिए ज़रा, नीचे वाली फिगर में आपने इसको हॉरिजॉन्टल जैसे लिटा दिए टेबल पे। अब ऊपर वाली प्लेट पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे उसी तरह नेगेटिव चार्ज है, बट देयर इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब आपने इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो रख लिया। हमें इससे अभी फ़िलहाल डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कोई गर्ज नहीं है। हमें किस चीज़ से गर्ज है कि हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है। उसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट स्टेप इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इमेजिन अ गाजियन सरफेस। सबसे पहले हमने उसकी कोई ना कोई गाजियन सरफेस जो है वो इमेजिन। अब यहाँ पर जो गाजियन सरफेस की शेप रही है वो रेक्टेंगुलर शेप है, क्योंकि गाजियन सरफेस आपने हमेशा ऐसी क्लोज सरफेस लेनी है जो हेल्प करे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने में, थ्रू विच मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ईजिली कैलकुलेट किया जा सके और जिसको आप जर्नलाइज कर सकें बाद में उसके रिजल्ट के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो सुटेबल गाजियन सरफेस है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, वो एक रेक्टेंगुलर शेप, आपने एक रेक्टेंगल की शेप ली है, रेक्टेंगुलर शेप गाजियन सरफेस ली है। और ये आप देखें कि पॉजिटिव प्लेट से लेकर इसका जो बॉटम लाइन है इस गाजियन सरफेस की वो विद इन द डाइलेक्ट्रिक तक जा रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट से लेकर सेंटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम तक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप आपने बनाई है। दिस इज़ द क्लोज गाजियन सरफेस। अब इसका भी चूँकि ये प्लेट, चाहे आप प्लेट्स ले, यहाँ पे हम प्लेट्स ले रहे हैं, पिछले केस में आपने एक शीट ली थी, तो वेदर यू आर कंसीडरिंग अ शीट और यू आर कंसीडरिंग द प्लेट्स, कोई भी फ्लैट सरफेस हो, मैंने अभी आपको बताया कि लाइक अ प्लेन, कोई भी अगर फ्लैट सरफेस होती है प्लेन की तरह की, तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अभी प्रीवियस मैंने उसमें मार्क भी करवाई है। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ये जो दिखाया मैंने आपको, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज़ द चार्ज ओवर एरिया। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पिछले केस के लिए पढ़ी हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे भी उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज चार्ज ओवर एरिया, तो चार्ज किसके बराबर होगा? सो द चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, एरिया। ये वही चार्ज की वैल्यू, हमने गाजेस लॉ लगाया, अप्लाइंग गाजेस लॉ। गाजेस लॉ क्या कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज Q। अब टोटल चार्ज Q हमारे लिए क्या है? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज ओवर एरिया, एंड ए इज़ द एरिया। तो इससे आपके पास टोटल Q या टोटल चार्ज जो है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अब हमने वही काम किया है, लेकिन एक फ़र्क, हल्का सा मामूली सा फ़र्क इधर आएगा, वो मैं आपको एंड पे बताती हूँ। फ्लक्स का वही फार्मूला, E डॉट ए
मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बड़े एक्सप्लेन करके ये दिखाया, ये देखिए ये वाला फार्मूला, यही वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए हम इधर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पर भी हमारे लिए इस थर्ड केस में भी थीटा ज़ीरो है, जैसे इस केस में था सेकेंड केस में। और जब थीटा ज़ीरो होता है, आपको पता है कॉस ज़ीरो 1 होगा, तो फिर हमारे पास ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट शुड बी इक्वल टू ई ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा ए। सिग्मा ए क्या है? टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। अब एरिया दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालना चाहते थे दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। Now there is a very little difference between this equation and for the previously calculated second application result जो है उसमें 2 का फैक्टर आ रहा था नीचे। 2 का फैक्टर किसकी वजह से आ रहा था कि वहाँ पे 2 साइड्स थी इलेक्ट्रिक फील्ड की जिनको आपने जमा किया था, तो 2EA आ रहा था। तो ये 2 का फैक्टर 2 फ्लैट सर्फेसिस की वजह से आ रहा था। यहाँ पे 2 फ्लैट सर्फेसिस नहीं है हमारे इस केस में, सिर्फ एक ही फ्लैट सरफेस है, और जो पॉजिटिव से हमने जिसको लिया कंसीडर किया और नेगेटिव की तरफ जा रही है लाइक अ कैपेसिटर, तो फिर वो 2 का फैक्टर अब इधर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है, कि ये 2 का फैक्टर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे 2 फ्लैट सर्फेसेस थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लैट सरफेस है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो ई ए के बराबर होगा रैदर देन 2EA। 2EA पिछले केस में था 2 फ्लैट सर्फेस। ओके, नो यू कैन राइट इट्स रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? द फील्ड इंटेंसिटी इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द प्लेट्स। आप इसका कि फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर जो है प्लेट्स के दरमियान में वो सेम है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, बिकॉज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनीवेयर बिटवीन द प्लेट्स, जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या एक टेस्ट चार्ज रख सकते हैं, जो भी, जब भी आप उसके बीच में रखेंगे कोई पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? इट वुड बी रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइड से रिपेल होगा एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, एंड दीज फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन। और फिर वो सेम डायरेक्शन की, चूंकि वो हर तरफ, वो ये तो नहीं हो रहा कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है और एक लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, नहीं, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। और ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी मैंने मार्क करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड हैव द सेम डायरेक्शन, यानी ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ रही है और अगले पॉइंट पे कुछ आ रही है, ठीक है। इट हैज़ ओनली द वन डायरेक्शन, इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। ओके, अब आपने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है उसी तरीके से जैसे पहले लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर साइन डालेंगे, इन्होंने बोल्ड करके लिखा है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपने इसके ऊपर एरो हेड डाल के इसको शो करना है, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर आर। आपने राइट साइड को किस तरह से वेक्टर बनाया है, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करके, वेयर यूनिट वेक्टर आर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट। ये उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है जो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आई विल कम टुमारो विद सम न्यू इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। आप इसको लर्न करें और अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और अगर कोई मसला हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आई विल इंशाल्लाह आंसर ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फिज़िक्स, ठीक है जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। Until the next lecture, I will see you inshallah tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.